अब वैश्वीकरण बनाम राष्ट्रवाद में हम ये चर्चा करेंगे कि किस तरीके से वैश्वीकरण का विकास हुआ और कैसे वैश्वीकरण डिक्लाइन की तरफ आया। हेजेमोनिक ग्लोबलाइजेशन का मतलब यह हुआ कि जितने भी नियम कानून वैश्वीकरण के लिए, वित्तीय बाजार के लिए, पूंजी के निवेश के लिए, श्रम के लिए, ये सब बनाए जा रहे थे। ये अमेरिका या पश्चिमी यूरोप के नेतृत्व में बनाए जा रहे थे। भूमंडलीकरण में गिरावट, जिसको आज डी ग्लोबलाइजेशन भी कहा जाता है, या बहुत सारे विद्वान इसको स्लोबलाइजेशन भी कहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आइए आज हम एक टॉपिक पर बात करते हैं जो अभी बड़ा ही ज्वलंत टॉपिक है। पूरी दुनिया में आप देख रहे होंगे कि सभी राष्ट्र वैश्वीकरण से हट करके अब दोबारा क्षेत्रवाद या राष्ट्रीयकरण की तरफ जा रहे हैं। इसलिए मैंने एक टॉपिक डिजाइन किया है, वैश्वीकरण बनाम राष्ट्रवाद। अब वैश्वीकरण बनाम राष्ट्रवाद में हम ये चर्चा करेंगे कि किस तरीके से वैश्वीकरण का विकास हुआ और कैसे वैश्वीकरण डिक्लाइन की तरफ आया। यह डी ग्लोबलाइजेशन कैसे शुरू हुआ और आज वो डी ग्लोबलाइजेशन फिर से राष्ट्रवाद को कैसे प्रेरित कर रहा है। तो इसका टॉपिक आपने ये देखा कि वैश्वीकरण बनाम राष्ट्रवाद। अब यहां ये फॉर्मेट हमारा रहेगा। वैश्वीकरण का विकास हम देखेंगे, वैश्वीकरण की प्रकृति में क्या परिवर्तन आया, फिर वैश्वीकरण के गिरावट के कारण क्या है, वैश्वीकरण में गिरावट आई, गिरावट के कारण देखेंगे, वैश्वीकरण में गिरावट के परिणाम क्या दिखाई दे रहे हैं, जिसमें हम क्षेत्रीयकरण बढ़ रहा है और राष्ट्रीयकरण बढ़ रहा है। ये हमारा फॉर्मेट रहेगा। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं कि वैश्वीकरण का विकास कैसे होता है, किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन डेवलप किया। आप देखो कि वैसे तो ऐसा जानकारी नहीं है या ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि वैश्वीकरण शब्द कब पॉपुलर हुआ या कब आया, लेकिन वैश्वीकरण की स्थिति, सबसे पहले वैश्वीकरण है क्या, इसका मीनिंग्स क्या है। तो जब किसी भी नीति में या किसी भी कार्यवाही में एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए काम किया जाता है, उसकी कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए विश्व के सभी राष्ट्र संसाधनों का साझाकरण करते हैं, तो ऐसी स्थिति को वैश्वीकरण कहा जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी देश का पूंजी है, दूसरे देश का श्रम है, तीसरे देश का कच्चा माल है। इन सभी को एक अधिकतम प्रॉफिट और कार्यकुशलता को बढ़ाने के दृष्टिकोण से जब काम किया जाता है तो उसे वैश्वीकरण कहते हैं। अगर इसे आसान शब्दों में परिभाषित करना हो तो आप ये कह सकते हैं कि कार्यकुशलता और मुनाफे के दृष्टिकोण से विश्व के अनेक राष्ट्रों के द्वारा संसाधनों का साझाकरण करना, यह वैश्वीकरण की स्थिति है। तो अब वैश्वीकरण में स्थितियां बनती गई। वैसे तो अगर कहा जाए वैश्वीकरण का आरंभ कब हुआ है, तो भारतीय संकल्पना है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम वैश्वीकरण का आधार है और इसमें स्पष्ट होता है कि संपूर्ण वसुंधरा के लोगों को एक परिवार के तौर पर भारत मानता है। लेकिन वो एक प्राचीन अवधारणा है और उस समय तो वैश्वीकरण शब्द का कोई परिचय नहीं था। शुरुआती दौर में अगर हम देखें तो 1515 से 1521 में जहाजों से विश्व की परिक्रमा करने का प्रयास यूरोपियों के द्वारा किया गया। मतलब 16वीं शताब्दी में यूरोपीय पूंजीवाद बढ़ा, जिसको प्रथम महान विस्तार कहा गया। हालांकि इस समय तक भी वैश्वीकरण शब्द परिचित नहीं हुआ। तो वैश्वीकरण के लिए पहला अगर अप्रोच देखा जाए तो वसुधैव कुटुंबकम है, वसुधैव कुटुंबकम। दूसरा अगर हम देखें तो 1515 से 1521 के बीच में यह स्थिति आई जब जहाजों ने काम किया, लेकिन इस समय तक भी वैश्वीकरण शब्द नहीं आया। तीसरी सिचुएशन आई
19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में जब औद्योगिक क्रांति हुई तो उस औद्योगिक क्रांति में निर्मित माल के उत्पादक देशों के तौर पर यूरोपीय संघ आया और सभी देशों में वो निर्मित माल फैलाने का प्रयास किया गया। तो 19वीं शताब्दी का अंत भी ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगर आप 1930 की महामंदी या महान अवसाद देखें, इस महान अवसाद ने मुक्त व्यापार संरक्षणवाद विरोधी कदम उठाए। वो भी एक प्रकार का इस तरीके का प्रावधान था कि हमें फ्री ट्रेड काम करना है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति से मल्टीनेशनल कंपनीज का उदय हुआ। 1945 से के बाद से बहुराष्ट्रीय कंपनियां आई और पूंजीवाद में महान विस्तार का एक अन्य दौर आरंभ हुआ जिसमें उत्पादन और व्यापार का अंतरराष्ट्रीयकरण किया गया और स्थिति चलती रही। इस वैश्वीकरण की अवधारणा को व्यवस्थित और संस्थात्मकता प्रदान करने के लिए 1944 में ब्रिटेन वुड्स की अवधारणा सामने आई। इस ब्रिटेन वुड्स ने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों के उत्थान में सहायता की, जिसमें IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थानों का जन्म हुआ। तो आप देखिए कि 1944 में एक प्रकार से वैश्वीकरण को संस्थाकृत करने का प्रयास किया गया। अब यहां से लेकर के और 1945, 1944 यहां सब चीजें चलती रहीं, लेकिन किसी ने वैश्वीकरण शब्द पर कोई फोकस नहीं किया या वैश्वीकरण शब्द जैसी स्थिति नहीं आई। 1950 में पहली बार यह शब्द फ्रांस में पैदा होता है। फ्रांसीसी भाषा में एक शब्द आया मॉन्डियलाइजेशन। मॉन्डियलाइजेशन शब्द का प्रयोग वैश्वीकरण के तौर पर किया गया क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज में मॉन्डियलाइजेशन का आशय भूमंडलीकरण और वही एक वैश्वीकरण है। तो इस प्रकार से 1944-45 के बाद से 1950 में मॉन्डियलाइजेशन शब्द, मॉन्डियलाइजेशन इस शब्द ने वैश्वीकरण की अवधारणा को पैदा किया और यहां से वैश्वीकरण तेजी से आगे बढ़ता गया। आगे चल करके 1989 तक ये वैश्वीकरण बढ़ा तो, लेकिन एक दायरा सीमित था। इसलिए दायरा सीमित था क्योंकि शीत युद्ध चल रहा था और शीत युद्ध में पूंजीवादी खेमे के राष्ट्र समाजवादी खेमे की तरफ नहीं जा पा रहे थे, समाजवादी खेमे के राष्ट्र पूंजीवाद राष्ट्रों की तरफ नहीं जा पा रहे थे। ऐसी स्थिति में विचारधारा, एक तरफ समाजवाद, दूसरी तरफ उदारवाद, एक बाधक के तौर पर बनी हुई थी। मतलब कहने का कि वैश्वीकरण पूर्ण रूप धारण नहीं कर पा रहा था। लेकिन जैसे ही 1989 में, नवंबर 1989 में बर्लिन की दीवार का अंत हुआ और 1990 के अंत में सोवियत संघ का पतन हो गया, वैसे ही वैश्वीकरण की अवधारणा ने एक नया रूप धारण कर लिया और एक आधिपत्य मूलक वैश्वीकरण के तौर पर अमेरिका के नेतृत्व में वैश्विक संस्थाओं ने काम करना शुरू किया। तो व्यवहारिक तौर पर जो वैश्वीकरण आया वो आरंभिक स्थिति में आधिपत्य मूलक भूमंडलीकरण के तौर पर आया। यहां पर हम वैश्वीकरण की प्रकृति के परिवर्तन पर बात करें तो शुरुआती दौर में हेजेमोनिक ग्लोबलाइजेशन, हेजेमोनिक ग्लोबलाइजेशन का मतलब यह हुआ कि जितने भी नियम कानून वैश्वीकरण के लिए, वित्तीय बाजार के लिए, पूंजी के निवेश के लिए, श्रम के लिए, ये सब बनाए जा रहे थे। ये अमेरिका या पश्चिमी यूरोप के नेतृत्व में बनाए जा रहे थे। स्वभावतः वो अपने हितों को पहले ध्यान देंगे, अपने हितों पर फोकस करेंगे और पूरी दुनिया के ऊपर अपना हेजेमनी या अपना डोमिनेशन स्थापित करने का प्रयास करेंगे। ऐसी स्थिति में वैश्वीकरण का आरंभिक फेज या फर्स्ट फेज, उसको हेजेमोनिक ग्लोबलाइजेशन के तौर पर देखा गया। हेजेमोनिक ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा रूप है, ऐसी प्रकृति है जिसमें शक्तिशाली राष्ट्र या बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्विक नियमों को निर्धारित करती हैं। इस वैश्वीकरण का महत्वपूर्ण उद्देश्य था
कि ये शक्तिशाली राष्ट्र अपने आर्थिक और राजनीतिक सांस्कृतिक हितों का प्रसार करें। इसमें विकासशील और कमजोर देश केवल एक उपभोक्ता मात्र बनकर के रह गए थे, या कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता के तौर पर, संसाधनों के आपूर्तिकर्ता के तौर पर ये विकासशील और कमजोर देश दिखाई दे रहे थे। ऐसे वैश्वीकरण ने दुनिया में अमेरिका के प्रभुत्व को स्थापित कर दिया और अमेरिका ने डॉलराइजेशन की पॉलिसी अपनाई, फुल ऑफ डॉलराइजेशन करने का प्रयास किया, डॉलर को विश्व की मुद्रा बनाने का प्रयास किया और आगे बढ़ता गया। यह वास्तविकता भी हुई कि अमेरिका की मुद्रा दुनिया की सबसे शक्तिशाली मुद्रा बन गई। ऐसी स्थिति को डॉलराइजेशन कहा जाता है। डॉलराइजेशन में स्थितियां ये होती हैं कि अमेरिकी डॉलर दुनिया के सभी देशों के लिए केंद्रीय मुद्रा बन जाती है। कई बार तो ये फुल ऑफ डॉलराइजेशन के तौर पर आगे बढ़ता है, जिसका आशय होता है कि डॉलर किसी अन्य देश की मुद्रा को परिवर्तित करके और वो उसमें अपनी मुद्रा को संचालित कर दे। ऐसी स्थिति में उस राष्ट्र की, उस कमजोर राष्ट्र की आर्थिक संप्रभुता का अंत हो जाता है। तो ये काम चलता रहा। अब इस फुल ऑफ डॉलराइजेशन के लिए या अपने आधिपत्य को स्थापित करने के लिए विकसित देशों ने अनेक संस्थाएं निर्मित करी जो उनके हितों को पोषित कर रही थी। ऐसी संस्थाओं में WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये संस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। WTO के नियमों ने विश्व के राष्ट्रों को अमेरिकी नेतृत्व में कर दिया। यहीं पर आप देखिए कि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनीज पूरी दुनिया में छा गईं। उदाहरण के तौर पर आप हॉलीवुड की फिल्में, मैकडोनाल्ड्स, कोका कोला, ये कंपनियां विश्वव्यापी वर्चस्व स्थापित कर लिया। अमेरिकी नेतृत्व की बनी हुई कंपनियां हैं। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इस हेजेमोनिक ग्लोबलाइजेशन में असमानता और निर्भरता का सिद्धांत था। ये तीसरी दुनिया के राष्ट्रों को, गरीब राष्ट्रों को राष्ट्र नहीं मानते थे, उनके ऊपर अपना आधिपत्य काम करते थे और उन्हें अपने ऊपर निर्भर बनाने का प्रयास करते थे। लेकिन यह स्थिति 1990 के दशक से लेकर के 2000 तक या 2005 तक मोटा मोटी चलती रही। लेकिन 2005 के बाद से परिस्थितियां परिवर्तित होनी शुरू हुई और आधिपत्य मूलक भूमंडलीकरण के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगने शुरू हो गए। भारत जैसे राष्ट्रों के नेतृत्व में इस हेजेमोनिक ग्लोबलाइजेशन को काउंटर करने का प्रयास किया गया और एक सहवर्तन मूलक भूमंडलीकरण ने जन्म लिया। सहवर्तन मूलक भूमंडलीकरण का मतलब होता है आपसी सहयोग और समान भागीदारी के आधार पर संबंधों का निर्धारण करना या अपने हितों को पोषित करते हुए एक दूसरे के साथ सहयोग स्थापित करना। यदि मेरे राष्ट्रीय हित आपके राष्ट्रीय हितों के अनुकूल हैं तो हम आपसी सहयोग स्थापित करेंगे। यहां पर निर्भरता और आधिपत्य जैसी अवधारणा नहीं थी। तीसरी दुनिया के राष्ट्रों ने जैसे ही वो शक्तिशाली होते गए, उन्होंने समान भागीदारी और सहयोग की मांग करना आरंभ कर दिया। और इस सहवर्तन मूलक भूमंडलीकरण ने 3 महत्वपूर्ण उद्देश्यों पर फोकस किया। पहला इसका उद्देश्य था कि सभी देशों का साझा विकास सुनिश्चित हो सके, तकनीकी और संसाधनों का न्यायपूर्ण बंटवारा हो सके, सांस्कृतिक विविधता का सम्मान हो, कोई भी देश अपनी संस्कृति को दूसरे देशों के ऊपर थोपे ना। जो आप पुराने जमाने का व्हाइट मैन्स बर्डन का कंसेप्ट देखते थे, उसका अब अंत होने लगा। सांस्कृतिक विविधता का, हर देश की संस्कृति के मानवीय मूल्यों का सम्मान होना चाहिए। भारत ने अपने योगा को आगे प्रेरित करना शुरू किया। भारत ने अपनी वैदिक संस्कृति को आगे बढ़ाने का प्रयास करना शुरू किया। तो इन उद्देश्यों को लेकर के यह सहवर्तन मूलक भूमंडलीकरण आगे बढ़ा, जिसमें अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का दायित्व हो गया कि वो लोकतांत्रिक और बहुध्रुवीय ढांचे पर काम करें। यहां पर मांग की जाने लगी कि वैश्विक संस्थाएं, चाहे वो यूएनओ हो, चाहे वो सुरक्षा परिषद हो, चाहे वो IMF हो, चाहे वो WHO हो, ये सब के सब सिद्धांत लोकतांत्रिक और बहुध्रुवीयता के आधार पर काम करेंगे।
ऐसी स्थिति में कुछ नए नए संगठन उत्पन्न होकर के आए जिन्होंने बहुपक्षीयता को आगे बढ़ाया या जिन्होंने बहुपक्षीयता की मांग को आगे बढ़ाया। ऐसे संगठनों में ही आज आप ब्रिक्स जैसे संगठन को देख रहे होंगे, जिसने ब्रिक्स मुद्रा, ब्रिक्स बैंक की स्थिति को आगे बढ़ाया है। तो ब्रिक्स है, इसको आगे बढ़ाया गया। तीसरी दुनिया के प्रयासों का ही परिणाम है कि एसडीजी गोल्स यूनाइटेड नेशंस के द्वारा निर्धारित किए गए, वैश्विक सहयोग को बढ़ाने का काम किया। आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन पर काम कर रही है। पेरिस समझौता जो एक सुसुप्त पड़ा हुआ समझौता हुआ करता था, अब उस पर बात करना शुरू हो गई है। तो ये सब स्थितियां पैदा होनी शुरू हो गई। कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि जो सहवर्तन मूलक भूमंडलीकरण है वो न्याय, संतुलन और साझा हित के सिद्धांत पर आधारित है। इस तरीके से ये वैश्वीकरण चलता रहा। वर्ष 2005 से ये चलता रहा कोविड-19 तक, अर्थात आप 2020 तक इस वैश्वीकरण की स्थिति आगे बढ़ती गई। हालांकि आधिपत्य मूलक भूमंडलीकरण को पूरी तरीके से समाप्त नहीं किया जा सका। एक प्रकार से सहवर्तन मूलक भूमंडलीकरण ने आधिपत्य मूलक भूमंडलीकरण को काउंटर करना शुरू कर दिया। लेकिन आकस्मिक तौर पर कोविड-19 आ गया और उस कोविड-19 ने इस व्यवस्था को पूरी तरीके से बदलने का काम करना शुरू कर दिया। और अब आप ये देखिए कि ये कंसोसिएशनल ग्लोबलाइजेशन इन संस्थाओं को काउंटर करने में पूरी तरीके से सफल ना हो पाने के कारण से इन्होंने पुनः अपना आधिपत्य प्रयास करने की कोशिश की। जैसा कि आप यूएसए को देख रहे हैं, चाहे वो टैरिफ के माध्यम से कर रहा हो, चाहे वो इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी अपना रहा हो। तो रिजल्ट ये हुआ कि समग्र तौर पर वैश्वीकरण से राष्ट्रों का विश्वास हटने लगा और इस वैश्वीकरण की अवधारणा में गिरावट की स्थिति देखनी शुरू हो गई। अब यहां पर आप देखिए कि वैश्वीकरण में गिरावट कैसे आई। आज वर्ष 2020 के बाद से कोविड-19 ने सभी स्थितियों को परिवर्तित कर दिया। भूमंडलीकरण में गिरावट, जिसको आज डीग्लोबलाइजेशन भी कहा जाता है या बहुत सारे विद्वान इसको स्लोबलाइजेशन भी कहते हैं। डीग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण से वितर जाना और स्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण की अवधारणा को कमजोर हो जाना। अब यहां चर्चा करने का मुद्दा यह है कि आखिर ये वैश्वीकरण में गिरावट क्यों आई, कौन कौन से ऐसे बहुत सारे बड़े कारण रहे जिन कारणों से डीग्लोबलाइजेशन की स्थिति बनना शुरू हुई। ऐसी कारणों में कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम आर्थिक कारणों पर विचार करें तो अमेरिका, चीन, भारत, इन सभी देशों के बीच में एक व्यापार युद्ध शुरू हो गया। यहां तक कि अमेरिका और चीन जैसे देशों ने संरक्षणवादी नीतियों को अपनाया और अपने बाजार को संरक्षित करते हुए दूसरे के बाजारों पर अपना प्रभाव स्थापित करने की कोशिश करी। तो ये संरक्षणवाद एक प्रकार का संकीर्ण राष्ट्रवाद है। तो ये संरक्षणवाद जब अमेरिका और चीन के द्वारा बनाया जाने लगा, यहीं पर सप्लाई चेन भी टूट गई। कोविड-19 महामारी के दौरान एक दूसरे के यहां पर आवागमन या माल की सप्लाई करना बड़ा मुश्किल हो गया। इसी दौरान बहुत सारे युद्ध भी हुए, जैसे कि आप रूस यूक्रेन युद्ध देख रहे हैं जिसने बड़ा प्रभाव डाला। इस कारण से भी सप्लाई चेन प्रभावित हुई। यूक्रेन से बहुत सारा व्हीट प्रोडक्ट्स अफ्रीका तक नहीं पहुंच पाया। उधर इजराइल और अरब युद्ध एक बार पुनः हमास और इजराइल युद्ध के तौर पर सामने आया। उधर ईरान और अमेरिका, इजराइल और अमेरिका के बीच में संघर्ष उत्पन्न हुआ। इधर आप कुछ ही दिनों पहले देखें तो पाकिस्तान और भारत के बीच में भी तनाव बढ़ा। ये सारी परिस्थितियों ने इस बात के लिए प्रेरित किया कि राष्ट्रों को आगे बढ़ने के लिए आत्मनिर्भर होना जरूरी है। और यहां पर आप देखिए कि भारत जैसे राष्ट्रों ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम, अमेरिका ने अमेरिका फर्स्ट कार्यक्रम, चाइना ने चाइना प्लस कार्यक्रम,
ये सारी स्थितियां पैदा होने लगी इस सप्लाई चेन को बाधित होने के कारण से। अब राष्ट्रों ने स्थानीय उत्पादन को फोकस करना शुरू कर दिया, स्थानीय बाजारों को बनाना शुरू कर दिया। जैसे आप अभी ही देखिए, जब अमेरिका ने भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लगाया तो आखिर भारत सरकार ने जीएसटी की नीतियों को परिवर्तित किया ताकि अपने माल को अपने ही देश में कंज्यूम किया जा सके, अपने ही देश में उस माल की खपत हो सके और हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान ना हो सके। यह एक प्रकार का राष्ट्रीयकरण ही तो है, एक प्रकार से राष्ट्रीयकरण की अवधारणा का बढ़ना ही तो है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से आज आप देख रहे होंगे कि राष्ट्रीयकरण कई दृष्टिकोणों से आगे आ रहा है, जिसमें कोई भी एक देश दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता है, आर्थिक स्वायत्तता प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ रहा है। और यह आर्थिक स्वायत्तता आर्थिक दृष्टिकोण से राष्ट्रीय एकीकरण ही तो है, या राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता की तरफ ही तो हम जा रहे हैं। दूसरा, अगर हम बात करें राजनीतिक दृष्टिकोण से, तो भी कई बार हमें दिखाई देता है कि राष्ट्रीयकरण बढ़ रहा है या वैश्वीकरण में गिरावट आ रही है। आज आप देखिए कि राष्ट्रवाद एक पॉपुलर राजनीति के तौर पर उभर रहा है पूरी दुनिया में। जैसे अमेरिका में ट्रंपवाद, यूरोप में बहुत सारे राष्ट्रवादी दल सक्रिय हो रहे हैं। अभी अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा कि ब्रिटेन में राष्ट्रवादी प्रवृत्ति बढ़ने लगी है। या यूं देखा जाए तो यूरोपीय संघ से ब्रिटेन का अलग होना अर्थात ब्रेक्सिट का होना एक प्रकार से राष्ट्रवाद को तवज्जो देना ही तो है। जापान में आप देख लीजिए, जापान में भी राष्ट्रवादी दल सक्रिय हो रहे हैं। जापान और भारत जैसे देशों ने तो आत्मनिर्भरता की ओर झुकना शुरू कर दिया है और राजनीतिक दृष्टिकोण से अपने सिद्धांतों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो राजनीतिक कारण भी हैं जिस कारण से हम राष्ट्रवाद को आगे बढ़ा रहे हैं या वैश्वीकरण को डीग्लोबलाइज किया जा रहा है। अगर सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए, तीसरे बिंदु में सुरक्षा और रणनीतिक, तो आज तकनीकी युद्ध ये बहुत व्यापक हो गए हैं, एक टेक्नोलॉजिकल वॉर की तरफ जा रहे हैं। 5 जनरेशन का इंटरनेट कनेक्टिविटी जो 6 जनरेशन की तरफ जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पैदा होना, सेमीकंडक्टर्स पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करना चाइना जैसे देशों के द्वारा, जो रेयर अर्थ है उन पर नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है और वो चाहते हैं कि रेयर अर्थ का कंजम्पशन, रेयर अर्थ से होने वाले उत्पाद को हम तैयार करेंगे। तो एक सुरक्षा की दृष्टिकोण से स्थिति आई, साइबर सुरक्षा और डेटा लोकलाइजेशन की मांग की जा रही है। भारत में भी आप देखिए, भारत के डेटा अगर दुनिया के किसी अन्य देश में प्रोटेक्ट होते हैं तो अब डेटा लोकलाइजेशन की मांग की जा रही है कि हमारे डेटा संरक्षण को हमारे ही देश में होना चाहिए। ऊर्जा और खनिज संसाधनों पर नियंत्रण के लिए संघर्ष चल रहा है। ये सारी बातें आप भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से भारत ने अपने सैन्य क्षेत्र में बड़े बड़े 2 कॉरिडोर बनाए हैं, तमिलनाडु में और उत्तर प्रदेश में। सैन्य दृष्टिकोण से भारत आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहा है। हमने हथियारों के उत्पादन को बढ़ाया है, हथियारों के व्यापार की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये स्थितियां बताती हैं कि डीग्लोबलाइजेशन हो रहा है। अब बात आती है कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी बहुत सारी स्थितियां हैं जो डीग्लोबलाइजेशन को इंडिकेट कर रही हैं। जैसे आप माइग्रेशन को देख लीजिए, आजकल माइग्रेशन को लेकर के बहुत सारे विरोध हो रहे हैं। प्रवासन पर नियंत्रण करने का प्रयास किया जा रहा है, प्रवासन पर विरोध किया जा रहा है। ब्रिटेन के ब्रेक्सिट होने का एक बहुत बड़ा कारण यह भी था क्योंकि ब्रिटेन शरणार्थी सम्मेलन के कारण से यूरोपीय संघ में घुसने वाले जितने भी शरणार्थी थे, चाहे वो सीरिया से आ रहे हों, चाहे वो यूक्रेन से आ रहे हों, उनको आपको रखना पड़ता था। तो उसने कहा कि नहीं साहब, हम ब्रिटेन इसमें रहेंगे ही नहीं, और वो अलग हो गया। शरणार्थी संकट ने स्थानीय पहचान को खतरा पैदा किया है। अब जो आपकी नेशनल आइडेंटिटी है वो कमजोर पड़ रही है।
ये बातें अब उजागर होने लगी हैं। आपने जनरेशन जी मूवमेंट में भी यही देखा। सांस्कृतिक पहचान बचाने की कोशिशें आजकल चल रही हैं। जैसे कि आप फ्रांस में देख लीजिए, फ्रांस में स्थानीय भाषा और संस्कृति की सुरक्षा पर विचार चल रहा है, उस पर जोर दिया जा रहा है और आंदोलन भी किए जा रहे हैं। इसी तरीके से वैश्वीकरण से बढ़ी असमानताओं के खिलाफ भी आंदोलन चल रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण ऐसे कारण दिखाई दे रहे हैं डीग्लोबलाइजेशन के। अब इन कारणों का परिणाम क्या हो रहा है, ये डीग्लोबलाइजेशन आगे कौन सी स्थिति को पैदा करेगा? तो अभी आसार ये दिखाई दे रहे हैं कि डीग्लोबलाइजेशन से दो स्थितियां जन्म लेंगी। एक स्थिति तो यह होगी कि क्षेत्रीयकरण बढ़ेगा। जैसे आप वैश्विक संस्थाएं अगर काम नहीं कर पाएंगी और एक राष्ट्र अपना विस्तार करना चाहता है, अपना व्यापार करना चाहता है, तो वो अपने क्षेत्र के या अपने मित्रों के साथ सहयोग स्थापित करेगा। आपने देखा होगा कि आजकल दो शब्द बहुत पॉपुलर हैं, फ्रेंड शेयरिंग एंड नियर शेयरिंग। फ्रेंड शेयरिंग का मतलब यह है कि हम जो उत्पाद कर रहे हैं या जो उपभोग कर रहे हैं वो अपने मित्रों से खरीदेंगे या मित्रों को बेचेंगे। या नियर शेयरिंग का मतलब यह होता है कि हम अपने उत्पाद को या उपभोग को नजदीकी राष्ट्रों से पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो यह पॉपुलर हुआ और यह फ्रेंड शेयरिंग और नियर शेयरिंग रीजनलाइजेशन को बढ़ाएगा। आप देख रहे होंगे कि कुछ दिनों से, इनफैक्ट वर्ष 2008 के बाद से, जब WTO अपने काम को करने में विफल रहा या ठीक ढंग से उसने काम नहीं कर पाया, तो राष्ट्रों ने क्षेत्रीयकरण को बढ़ावा शुरू किया और बहुत सारे ऐसे क्षेत्रीय संगठन जो पहले सुसुप्त अवस्था में पड़े हुए थे वो अब सक्रिय होने लगे। ब्रिक्स जैसे संगठन, SCO जैसे संगठन अब प्रभावी तौर पर आगे बढ़ने लगे। तो क्षेत्रीयकरण के कई हमें प्रमाण दिखाई दे रहे हैं। आप वैश्विक स्तर पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार की गति धीमी हो रही है। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं अब वो ग्लोबल सप्लाई चेन की बजाय रीजनल सप्लाई चेन का एक मॉडल बना रही है, रीजनल सप्लाई चेन। तीसरी बात, विश्व अर्थव्यवस्था बहुध्रुवीय बन रही है। मतलब कि आप अब आज अमेरिका का एक छत्र वर्चस्व नहीं है, कमजोर हो रहा है। भारत जैसे देश, चीन जैसे देश, रूस जैसे देश अब और आगे बढ़ रहे हैं। तो एक मल्टीपोलराइजेशन, भले ही वो रीजनल मल्टीपोलराइजेशन के तौर पर दिख रहा है, लेकिन वो सामने आ रहा है। तकनीकी और पूंजी प्रवाह अब चुनिंदा सहयोगियों तक सीमित है। अब ये देखा जाने लगा है, जैसे आप ऑकस को देख लीजिए। ऑकस के तहत जो 2 ट्रैक बनाए गए हैं उसमें एक तकनीकी शेयरिंग के लिए है, जो एक महत्वपूर्ण तकनीकी जिसका दोहरा उपयोग हो रहा है वो सभी देशों के साथ शेयर नहीं होता है, वो अपने खास देशों के साथ शेयर की जाती है। तो वर्तमान में तकनीकी और पूंजी प्रवाह अब चुनिंदा सहयोगियों तक सीमित किया जा रहा है। आज अगर आप देखें तो भूमंडलीकरण भले ही पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन इसका स्वरूप बदल गया है। और इस स्वरूप में आप देख रहे होंगे कि अब वोकल फॉर लोकल जो हमारे देश का कंसेप्ट है, स्थानीयता को बढ़ावा दिया जा रहा है। सबसे पहले तो अपने ही यहां पर काम करें, फिर क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ा दिया जा रहा है, जिसमें मैंने आपको नियर शेयरिंग और फ्रेंड शेयरिंग का कंसेप्ट बताया। सामरिक हितों पर आधारित हो रहा है। अब किसी भी आर्थिक गतिविधि को सामरिक गतिविधि से जोड़ दिया जा रहा है। एक प्रकार से आर्थिक गतिविधियां अब सुरक्षा के साथ समाहित होती चली जा रही, जिससे रीजनलाइजेशन बढ़ेगा। यही रीजनलाइजेशन अगर और आगे बढ़ता है तो ये एक और नई स्थिति को पैदा करेगा जो राष्ट्रीयकरण की स्थिति होगी। तो अब यहां पर राष्ट्रीयकरण भी बढ़ रहा है, नेशनलाइजेशन भी, राष्ट्रीयकरण की स्थिति भी बढ़ रही है। राष्ट्रीयकरण की स्थिति बढ़ने के कई प्रमाण हमें दिखाई दे रहे हैं। जैसे अगर आप इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से देख सकते हैं, इसे आप आर्थिक दृष्टिकोण से देख सकते हैं, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देख सकते हैं। अगर हम इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से राष्ट्रीयकरण की वृद्धि को देखते हैं तो हमें कई प्रमाण दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका में देखिए, राजनीतिक दृष्टिकोण से अमेरिका में अमेरिका फर्स्ट नीति,
ट्रंप ने ट्रंप नीति के तौर पर शुरू किया और एक न्यूनाधिक मात्रा में उसको बिडेन गवर्नमेंट ने भी फॉलो किया। आगे चल करके दोबारा ट्रंप की सरकार आई और वो फिर से अमेरिका फर्स्ट को फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए आपने देखा कि बहुत सारे राष्ट्रों के ऊपर टैरिफ बढ़ाना, अमेरिका से रोजगार, बाहरी देशों के लोगों के रोजगार को कम करना या अमेरिकी लोगों को रोजगार के लिए प्राथमिकता प्रदान करना, ये सब राष्ट्रीयकरण ही तो है। ऐसे ही आप ब्रिटेन में देखिए तो ब्रेक्सिट जो 2020 में पूरी तरीके से आगे बढ़ा, यूरोपीय संघ से बाहर निकले, ये परंपरा 2016 से ही शुरू हुई और फाइनली 2020 में पूर्ण हो गई। यूरोपीय संघ से बाहर निकलना ताकि अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता और अपने स्थानीय नियंत्रण को सुनिश्चित किया जा सके। इसी तरीके से जापान में देख लीजिए आप, जापान में आज सेंसिटो पार्टी प्रभावी होती चली जा रही है। अन्य जितनी भी लिबरल पार्टियां हुआ करती थी, ग्लोबलाइजेशन को पसंद करती थी या वैश्विक व्यापार में काम करती थी, आज सेंसिटो पार्टी राष्ट्रवादी शक्तियां जिसमें जापानी संस्कृति और आत्मनिर्भरता पर फोकस कर रही है और जापान में सत्ता परिवर्तन भी इसी आधार पर हुआ है। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से वहीं भारत में देख लीजिए, आत्मनिर्भर भारत अभियान, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, स्वदेशी नीतियां, ये सब वोकल फॉर लोकल, ये सब भारत में भी तो राजनीतिक दृष्टिकोण से राष्ट्रवाद नजर आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम और बढ़े आगे तो आप आर्थिक दृष्टिकोण से भी देख रहे होंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से हम अमेरिका बनाम चीन टैरिफ वॉर, जिसमें हम भी शामिल हैं और हमारे ऊपर भी जबरदस्ती का टैरिफ लगाया गया, भय और धमकी देने के लिए एक अलग 25% का टैरिफ लगाया गया कि अगर आप रूस से तेल खरीदते हैं, रूस के साथ संबंधों को बढ़ाते हैं तो लो, ये हम और ज्यादा आपको टैरिफ बढ़ाते हैं। तो एक रेसिप्रोकल टैक्स लगाया और इसके ऊपर हमें और अतिरिक्त टैक्स लगाने का प्रयास किया। हालांकि अब धीरे धीरे वो उसकी स्थिति या उसकी समस्याएं सामने आ रही हैं। तो अमेरिका बनाम चीन के तौर पर ही हम देखें, ट्रेड वॉर है इनका। यूरोप में आप देखिए, यूरोपीय संघ के देशों के द्वारा स्थानीय उद्योगों और कृषि की रक्षा के लिए सब्सिडी को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत में आप देखिए, चीनी मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया। चीन के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट जो भारतीय प्रोडक्ट्स को नुकसान पहुंचाते थे, हमने उनको बैन किया। तो भारत भी इस देश में आगे बढ़ने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा दे रहा है। अगर आप रूस को देखिए तो पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद स्थानीय उत्पाद और रूबल आधारित व्यापार को ज्यादा इंपॉर्टेंस रूस दे रहा है। तो ये सब बातें ये दिखाई दे रही हैं कि आर्थिक दृष्टिकोण से आज राष्ट्रीयकरण की स्थिति पर आगे बढ़ रहे हैं। इसी बात को अगर हम सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी देखें तो भी हमें दिखाई दे रहा है। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से कई बातें सामने आ रही हैं। जैसे फ्रांस को देख लीजिए आप, फ्रांस ने प्रवासियों पर कड़े नियम बनाए हैं, फ्रेंच भाषा और फ्रेंच संस्कृति को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू किया है। तुर्की को देख लीजिए, एर्डोगन द्वारा ऑटोमन विरासत और इस्लामी पहचान को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं पर चीन को देखिए, चाइनीज ड्रीम के तौर पर कन्फ्यूशियस लैक आइडियोलॉजी को आइडियोलॉजी पर काम किया जा रहा है, उसको कन्फ्यूशियस को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये सारी चीजें हमें राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से आगे दिखाई दे रही हैं। ऐसी स्थिति में आप ये कह सकते हैं कि आज डीग्लोबलाइजेशन हो रहा है या आज वैश्वीकरण पतन की तरफ जा रहा है और दोबारा राष्ट्रवाद की स्थिति आगे बढ़ रही है। थैंक यू वेरी मच।